हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सानिक्स। तो आज की वीडियो में हम हिंदी कहानी धुलाई वाली को पढ़ेंगे। यह कहानी पढ़ने से पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर लेते हैं। तो यह कहानी 1907 में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। साथ ही इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं बंसीधर, बंसीधर की पत्नी जानकी देई, बंसीधर के मित्र हैं नवल किशोर, उनकी एक बहू है। साथ ही जानकी देई की एक बहन है सीता, जिसकी उम्र है 10 वर्ष। और जानकी देई के यहाँ पर एक नौकरानी है कहारन। आइए इस कहानी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। तो इस कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है? काशी से। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है और फिर से बता रही हूँ। कहानी के अंतर्गत जो भी स्थान आएंगे या फिर जो भी अंक आएंगे उनको हमें याद रखना है, अलग से हमें नोट कर लेना है। एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। काशी और दशाश्वमेध घाट और गोदौलिया। आगे पढ़ते हैं। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुर्ती की गोलियों की कई डिबियाँ और सुंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली थी उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर कुछ टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथों की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तो जो सीता है उसकी उम्र कितनी है? 10 वर्ष। हाँ, तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीन स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर वह स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर बोली, झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते ही हो कि मुँह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदाई होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो। इतने में वो पुरुष क्या कहता है कि तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। तो जो नवल किशोर हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। उनकी नई बहू को कहाँ से साथ ला रहे हैं? आगरे से। तो एक पहला स्थान आया काशी, उसके बाद कलकत्ता, अब है आगरा। इन तीनों स्थान को नोट करना है। आगे पढ़ते हैं। जो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इशरार किया है। हम सब लोग मुगलसराय। अगला स्थान मुगलसराय। मुगलसराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। तो वो कहाँ जा रहे हैं? काशी से इलाहाबाद जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुगलसराय से हम सब साथ ही चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आई हैं तो कल के बदले आज ही सही। मतलब हाँ, वो कहते हैं कि जल्दी जो भी कपड़ा अपना है बांध लो और आज ही चलो, हमें आज ही चलना होगा क्योंकि नवल किशोर आ रहे हैं कलकत्ते से। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहें करावें। अब वो स्त्री कहती है कि हाँ, यह बात है कि जो नवल चाहेंगे सो करा लेंगे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाकों दम आ जाएगी ना। क्यों? किस बात से? वह पुरुष कहता है, क्यों किस बात से? उनकी हंसी से और किस से? वो स्त्री क्या कहती है, अरे उनकी हंसी से और किस से? हंसी ठट्टा भी राह में अच्छी लगती है।
उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी, इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगी, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली खाना खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी अभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। यानी कि जो जान वो जो है जानकी जो पुरुष है वो बंसीधर है, तो बंसीधर कह रहे हैं कि अभी चलो, विदा कराने लाए हैं कि नवल आ रहे हैं तो साथ में चलेंगे। लेकिन जो जानकी है वो क्या कह रही है कि उनकी हंसी मजाक है, वो जो करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये वो किस्सा सुना रही कि एक बार ऐसे ऐसे हुआ था, पूड़ियाँ मैं खा नहीं रही थी और कह रहे थे ये पूड़ियाँ खा रही है। तो बंशीधर भी उन्हें चिढ़ाने लगे जानकी को और कहने लगे अरे चलो कोई टेंशन ना लो, मैं कह दूंगा कि अरे ये तो रोटी भी नहीं खाती, पूड़ियाँ कैसे खाएगी। और इसीलिए ये एक मनोरंजन प्रदान कहानी है। ऐसे ही हंसते हंसते इस कहानी को हम पढ़ लेंगे। इतना कहकर बंसीधर कोठरी से बाहर चले आए और बोले मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तब तक तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। अब इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आईं और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बंसीधर के बारे में बताया गया है कि बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं और वे काशी गए हैं अपनी पत्नी की विदा कराने। बनारस में ससुराल है, स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा कोई और नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते के ममेरे भाई हैं, तो ये ममेरे भाई हैं। तो जो बंसीधर के नवल किशोर हैं वो क्या लगते हैं, ममेरे भाई। लेकिन जो दोनों की दोस्ती है ना वो बहुत गहरी है, इतनी गहरी कि दोनों एक जान दो काले में। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया, मतलब ये तय हो गया कि हाँ बंसीधर आज ही जाएंगे। तो जो सीता है वो जानकी के साथ रोने के लिए जिद कर लेती है, लेकिन और माँ जो है वो भी रोते धोते अपनी बेटी के लिए सामग्री इकट्ठे करने लगती है। और जानकी देवी भी रोते रोते तैयार हो रही है। वह सब चीज़ें भूल, मतलब जो भी चीज़ उसकी माँ भूल जा रही हैं तो वह माँ को याद दिलाती जा रही कि माँ ये चीज़ उधर रखी, ये चीज़ उधर रखी। क्योंकि 1 बजने पर स्टेशन का समय आ गया। अब गाड़ी या इक्का लेने कौन जाए। अब स्टेशन तक जाने के लिए बंसीधर को मतलब गाड़ी या इक्के की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि कौन जाए। अब ससुरा वालों की ऐसी अवस्था है नहीं कि वहाँ पे 2-4 नौकर हों। अब जब से मतलब जानकी के पिता की मृत्यु हुई है ना, तब से घर के इतने हालात ठीक नहीं है कि नौकर वौकर लगा लो। और साले साहब हैं, उनकी भी तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती है, वो भी बिछौने पर ही बातें करते रहते हैं। तो फिर भी वो कहने लगे चलो मैं ही धीरे धीरे जाकर ले आता हूँ, नज़दीक ही तो है। तो फिर बंसीधर बोलते कि अरे नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं ही जाता हूँ। तो बंसीधर खुद जाते हैं लेने और वो जाते जाते विचार रहे हैं कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों में बैठने लायक ही नहीं होती है। क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पद पर मतलब चढ़ना होता है ऊपर, और दूसरे पराये पुरुषों के संग बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी कर लेता हूँ, तब कुछ आराम से चलेंगे। लेकिन जब वो गाड़ी करते हैं ना तो वो 1.5 रुपया मांगता है। कितना रुपया मांगता है किराए का? 1.5 रुपया। तब बंसीधर ने कहा चलो इक्का ही कर लेते हैं, पहुँचने से काम है। कुछ नवल किशोर तो यहाँ है नहीं, जब वो साथ में इलाहाबाद मिलेंगे तब का तब देखा जाएगा। फिर क्या होता है, जो बंसीधर हैं वो इक्का ले आते हैं और जो कुछ भी असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देई बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, या कुछ भी स्थिर नहीं। ये वाली लाइन ये उद्धरण महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है, इसको नोट भी कर लेना है कि पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, या कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई और सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुँच चुकी थी। सिकरौल स्टेशन का जिक्र हुआ है। अब क्या होता है, दोनों चुपचाप चले जा रहे थे, लेकिन अचानक क्या होता है कि बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ती है और अब वो क्या कह रहे हैं कि अरे एक बात तो हम भूल ही गए। यह कहकर पछता उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने मतलब धीरे से पूछा कान में कि क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल गए हो। तो बंसीधर क्या कहता है
कि नहीं, बस एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर बिलायती ही पहन आए। नवल किशोर कट्टर स्वदेशी है। इस कहानी में देश प्रेम की भी बात हो रही है, स्वदेश प्रेम की बात हो रही है। तो वो क्या कहते हैं कि नवल कट्टर स्वदेशी है ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो दो चार सुनाए बिना नहीं रहेंगे। और बात भी ठीक है, नायक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से ही भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही ना। ये वाली लाइन है, ये जो लाइन है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। फिर क्या होता है कि जो जानकी है वो भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या ये बुरी है। फिर आगे ऐसे ही वो बात करते जा रहे हैं। फिर स्टेशन पर पहुंच जाते हैं तो क्या होता है कि जो कुली हैं उनको मतलब चारों तरफ उनके आ जाते हैं और बंसीधर एक कुली करके आगे चलने लगते हैं। इतने में इक्का वाला बोलता है कि अरे इधर से ही टिकट लेते जाइए। पुल के उस तरफ ड्योढ़े दर्जे का टिकट मिलता है, लेकिन बंसीधर थोड़ा मतलब को अहंकार आ गया, थोड़े घमंड में बोलते उठकर कि अगर मैं ड्योढ़े दर्जे का टिकट लूँ तो। अब इक्का वाला चुप हो गया। अब वो थोड़ा अपना रौब जताना चाह रही थी क्योंकि इक्के में और भी सवारी थी। अब लेकिन जो भी था इतना कहकर बंसीधर आगे बढ़ जाते हैं। और फिर क्या होता है कि यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पर पार करके मुगलसराय पहुंचे। कहाँ पहुंच जाते हैं वो? मुगलसराय। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के मतलब वो नवल का इंतजार कर रहे हैं कि नवल आएगा। कहीं वो प्लेटफॉर्म के छोर से छोर तक चक्कर लगा रहे हैं। और गाड़ी भी आने लगी, मुसाफिर आ रहे हैं अपनी अपनी गठरी संभालते। अब रेल देवी है ना, वो भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई हैं। और जो बंसीधर है ना, वो चलती गाड़ी में ही आखिर से लेकर शुरू तक देख आए, लेकिन नवल नहीं मिला उनको। ठीक है, तो बंसीधर दोबारा भी देख आए, गाड़ी भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे में देख आए, किंतु नवल नहीं मिले उनको। अंत में आप खिजला उठे कि सोचने लगे मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। उनको लगता है कि नवल आया नहीं, उसने मुझे उल्लू बना दिया है। और अब जब भेंट होगी ना, अब जब मिलेगा ना, तब मैं बताऊंगा इसको। लेकिन उसको सबसे ज़्यादा टेंशन तो ये है कि अगर जानकी को पता चल गया, जो कल आने वाली थी, जिसको मैं नवल की वजह से आज ही ले आया हूँ, तो इतने ताने मारेगी कि बस क्या ही पूछूं। अब फिर क्या होता है, लेकिन अब ये सब सोचने का समय ही नहीं है। अब रेल की बात ठहरी क्योंकि रेल है। अब बंसीधर झट से बैठ गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी नवल की बहू कहाँ है। वही नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, यह कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। तो जानकी ने पूछा तो कह दिया कि अरे वे आए नहीं है, कोई अटकाव हो गया होगा। तो टिकट जो था इन लोगों के पास, बंसीधर के पास, वो ड्योढ़े का था। पर वहाँ पर भीड़ थी ना, जो कलकत्ता से ऑलरेडी मुसाफिर आ रहे थे वो बैठे हुए थे, तो उसको तीसरे दर्जे में ही बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ वगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। तो एक मिर्ज़ापुर स्थान का जिक्र आया है। आगे आने वाली पंक्तियां परीक्षा में पूछी गई हैं। जो दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम हुआ था नेट जेआरएफ का, उसमें ये पंक्तियां पूछी गई थी कि मिर्ज़ापुर में पेट राम की शिकायत हुई, उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। ऐसा लिखा था कि ये कहानी मतलब ये जो उद्धरण है वो किस कहानी से सब लिया गया है, और मैचिंग करने को शायद कोई क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलते ही झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आज झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोंचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ उन्होंने वहाँ से मतलब कुछ खाना पीना खाया और सोचा कि जानकी से भी पूछ लूँ। लेकिन फिर उनको डर लग रहा था कि जानकी से कुछ पूछूंगा तो कहीं चिल्लाने ना लगे, क्योंकि जो औरतें होती हैं, स्त्रियाँ होती हैं, वो नटखट होती हैं और उनको रेल का खाना पसंद नहीं होता। और बंसीधर ने जब पूछा भी तो जानकी देवी ने मतलब मना कर दिया कि अरे कहाँ आप ट्रेन व्रेन का खाना खा रहे हो। लेकिन फिर आगे क्या होता है कि
बंसीधर लौट कर आए और अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो उस समय ड्योढ़ी में ही बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक भी उतर गया था। जो लोग थे अब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाई, एक लंबा घूंघट काड़े कपड़े की गठरी से बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा, इसके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी, तब वह स्त्री कुछ अचकाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले से बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी, मानो वह कांप सी उठी। रेल का लेना देना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर कुछ अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में तीन चार प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक तो उसके पास ही थी, कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही आइलिन हो, देखो रोवल करथईन। तो उस जो कमरा है उसमें तीन चार गांव की स्त्रियां हैं, और उसके पास जो बैठी थी वो कहने लगी कि मनई मतलब इसका पति तो आया नहीं है, देखो कैसे रो रही है। तो दूसरी कहती है, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई हैं। तो वो कहने लगती है, अरे दूसरी गाड़ी में होगा। इस प्रकार से ये अपनी ग्रामीण भाषा में ही बात करती हैं। और ये देख लेना आप, पहली बोलती है कि हट हम पुछलाना, हम कहाँ कहाँ उतरबो इलाहाबाद। इलाहाबाद के लिए यहाँ पे इलाहाबाद देखो बोला जा रहा है। और ये प्रयाग जी मतलब प्रयाग। और उसके बाद ऐसे ही वो कुछ बातचीत करती हैं। अब क्या होता है, पहली वाली एक स्त्री जैसे ही कहती है कि ऊ मेहरारू बड़ा उजबक रहला, भले केहू के चिल्लाए से रेली हूँ, कहूँ खड़ी ना होला। और ऐसी बातें होती हैं। तो फिर क्या होता है, कुल कमरे के जो भी लोग थे हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थे एक से एक अनोखी अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगे। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करते जाते थे। ऐसे ही वो बात करते। तो फिर इस तरह से क्या हुआ, बेसिर पैर सुन की बातें मतलब सुनकर बंसीधर ऊब उठे। तब वो स्त्रियों से कहने लगा, तुम तो नाहे की मतलब उसे डरा रही हो, अकेली महिला को। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा, और दूसरी गाड़ी से भी वे पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूँगा। तुम लोगों से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैंने ठहरने के लिए स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंसीधर की इन सब बातों से उन स्त्रियों की वाग्धारा दूसरी ओर बह चली। अब हाँ, यह बात तो आप भली भली कही नाही भैया, हम पंचे काहे के केहू से कुछ कही, हम तो किसी से कुछ नहीं कह रहे, आप सही कह रहे हो। ऐसी सब ज्ञान गाथा होने लगती है। और अब बंसीधर उसकी हेल्प कर रहे महिला की, तो कोई इसे देखकर खुश भी होता है तो कोई नाराज़ भी हो जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पे बातें चल रही हैं। लेकिन पिछले कमरे में केवल एक स्त्री की फरासी सी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी। एक पिछले कमरे में क्या था, एक दुलाई ओढ़े एक अकेली कोई स्त्री बैठी थी। वह कुछ नहीं बोलती थी, कभी कभी घूंघट से भीतर एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर ताक लेती थी, और सामना हो जाने पर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे, यह क्या बात है, देखने में तो भली घर की सी मालूम होती, पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई थी। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई, उन्होंने कह तो दिया मतलब कि मैं ठीक है देख लूँगा, लेकिन वो टेंशन ले रहे थे कि अगर कोई खबर नहीं आई तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ा तो। और मतलब ऐसे ही वो सोच रहे हैं। उसके बाद ऐसे ही कोई और स्त्री कह देती कि क्यों भैया, अगर टिकट नहीं होगा कि तो सज़ा हो जाएगी। तो वो टेंशन में आ जाते हैं और
ऐसे ही बातें होती हैं। तो फिर आगे क्या होता है, किसी किसी आदमी ने तो बंसीधर से ये तक कह दिया कि ये इसके जेवर लेकर छीन कर भाग जाएगा। और एक लाठी वाला भी उस गाड़ी में, वो उससे कहने लगता और खुल्लम खुल्ला कि बाबूजी कुछ हमरो साझा, ये वाला उद्धरण भी याद रखना है। अब बंसीधर जब ऐसी बातें सुनते हैं, तो वो उस महिला की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो तरह तरह से बातें बना रहे हैं। तो बंसीधर को क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है। अब बंसीधर उस जो लाठी वाले को खूब धमकाते हैं। हाँ, वह समय उस समय तो ये चुप हो गया, लेकिन अगर वो इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना नहीं रहता। मतलब बंसीधर ने उसको अच्छा खासा सुना दिया था। अब बंसीधर क्या होता है, इलाहाबाद में उतरे। एक एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार ले। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोले, जब उन्होंने जानकी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, वो महिला एक अकेली रह गई है, मैं उसको अपने साथी, जब तक कोई नहीं आ जाता तब तक अपने साथी उसको रखेंगे। तो जानकी कहने लगती, अरे आप कहाँ ही बखेड़े में पड़ रहे हो, छोड़े ये सब। लेकिन बंसीधर नहीं माना और जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बैठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास पहुंच गए। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया वहाँ से, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ रखा था, वहाँ से भाग गई बहाने बनाकर। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े, टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए, आज मेरी कैसी बुरी शायद है। घर से निकलने पर एक के बाद एक दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं। इतने में सामने से उस धुलाई वाली को आते देखा, तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। मतलब एक धुलाई वाली उड़कर सामने आती है, एक धुलाई उड़कर, एक स्त्री, इनको पकड़ कर ये चिल्लाती है बंसीधर कि तूने ही कुछ किया है, तू ही कहीं ले गई है उन स्त्रियों को। इतना काई था कि धुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। यानी कि उस जो धुलाई के अंदर कौन है, उनके दोस्त नवल किशोर हैं, जो आए नहीं थे और ये उनका इंतज़ार कर रहे थे। फिर आगे क्या होता है, अरे यह क्या, यह सब तुम्हारी करतूत है, अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती, मालूम होता कि वह तुम्हारी बहू थी। कि अच्छा, तो वे गई कहाँ? बेलुक तो पालकी गाड़ी में बैठी, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा यहाँ। हाँ, यह तो कहे कि तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगलसराय से तुम्हारे साथ ही चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगलसराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं ड्योढ़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट हो जाऊंगा। फिर थोड़ा और देख लें करते करते यहाँ तक नौबत आ पहुँची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। पर यह सुन बंसीधर प्रसन्न हो गए। मतलब जो नवल किशोर थे, उन्हीं का ये सब किया हुआ था, वह मज़े ले रहे थे बंसीधर के साथ। जो नवल किशोर हैं, सॉरी, नवल किशोर, और जो नवल किशोर हैं वही धुलाई ओढ़े थे और वो सब कुछ देख रहे थे। और वो जो स्त्री थी वो उन्हीं की पत्नी भी थी। तो अब बंसीधर बोलते हैं कि मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी तो पहली बार ट्रेन में बैठी थी, वह तो बहुत डर गई होगी। नहीं जी, डर किस बात का, हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना। हाँ, पर यदि मैं मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या हुआ, मैं मर थोड़े ही गया था। चार हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। ये वाली लाइन याद रखेंगे कि चार हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। उसके बाद इस तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। एंड इस तरीके से हमने यहाँ पे ये कंप्लीट कहानी रीड की है। साथ ही में इसके जो भी महत्वपूर्ण उद्धरण थे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, या कोई भी इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य था, तो हमने उसको हाईलाइट किया है। आप अच्छे से इस कहानी को पढ़िए। और बाकी आपको अगर इस कहानी का शॉर्ट नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आपको कंप्लीट 21 कहानियों का शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, हैंड रिटन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।